डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी हमने पढ़ा था। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल पे बेस्ड जो सबसे कॉमन एप्लीकेशन है वो है इनकैंडेसेंट बल्ब का। एक इनकैंडेसेंट बल्ब एक सिंपल सा डिवाइस है जिसमें एक टंगस्टन के फिलामेंट को आप ग्लास बल्ब के अंदर देखते हो। ऐसा एक टंगस्टन का फिलामेंट है और ये पूरी चीज एक ग्लास कवर के अंदर होती है और जो दो टर्मिनल्स होते हैं टंगस्टन फिलामेंट के जो दो टर्मिनल्स हैं, ये दो टर्मिनल्स कुछ ऐसा देखा होगा आपने। यहाँ पे एक टर्मिनल होता है ब्लैक कलर का और ये मेटालिक पार्ट दूसरा टर्मिनल होता है। इंटरनली अंदर ही अंदर ये जो रेजिस्टेंस है, जो टंगस्टन वायर है, ये टंगस्टन वायर का एक एंड यहाँ कनेक्टेड है और टंगस्टन वायर का दूसरा एंड इस मेटल कवर के साथ कनेक्टेड है। ये भी एक कंडक्टिंग एलिमेंट है जो एक एंड से कनेक्टेड है और ये मेटल जो कि कंडक्टर है ये टंगस्टन वायर के दूसरे एंड से कनेक्टेड है। जब आप बल्ब को होल्डर में लगाते हो कहीं पे भी तो एक टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट हो जाता है और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ सिंपली कि ये दो टर्मिनल्स हैं इस बल्ब के। घर में जो आप बल्ब यूज़ करते हो वो आप एसी सर्किट में यूज़ करते हो, पर टॉर्च में अगर आप एक बल्ब यूज़ करते हो तो बैटरी के साथ कनेक्ट होता है। वो एक डायरेक्ट करंट का सर्किट है, डीसी सर्किट है। आपने इसको ऐसे V वोल्ट के बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया। ये जो टंगस्टन का फिलामेंट है वो टंगस्टन क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज टंगस्टन हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो जब ये जलता है तो बहुत गर्म होता है, तो कोई दूसरा ऑर्डिनरी मटेरियल होने से इट माइट मेल्ट। टंगस्टन इज ए फेवर्ड मटेरियल बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। और ये बेसिकली टंगस्टन का वायर, अगर आपने कभी इस बल्ब को तोड़ कर देखा हो तो ये टंगस्टन का लॉन्ग वायर होता है जिसको कि कॉइल कर दिया जाता है, ऐसा कुछ स्प्रिंग जैसा, जिससे कि एक लंबे वायर को एक छोटे से स्पेस में रखा जा सके। इस ग्लास कवर के अंदर इनर्ट गैस भरी होती है जिससे कि ये जब टंगस्टन फिलामेंट गर्म होता है तो वो ऑक्सीडाइज ना हो। अगर सिंपल एयर भर देंगे तो ये रिएक्ट करने लगेगा ऑक्सीजन के साथ गर्म होने पे। तो यहाँ पे एक इनर्ट गैस भरा हुआ है, तो करंट फ्लो होने से ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इस रेजिस्टेंस में जब करंट का फ्लो होता है जो पावर डिसिपेट होता है, एनर्जी डिसिपेट होती है इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। दिस काइंड ऑफ बल्ब आर नॉट वेरी efficient. They are highly inefficient. About 5% of energy dissipated is converted into light and 95% is wasted as heat. See, the objective of having a bulb is to get light. We don't want heat. बल्ब जला के हम गर्मी नहीं चाहते हैं, हम लाइट चाहते हैं। So more the light, better it is. But this kind of bulb are not very efficient. If 100 joule of energy has been consumed, only 5 joule is dissipated as light. The remaining 95 joule is given out as heat. Modern days LED bulbs are very efficient. They are very efficient in the sense that they produce little bit of heat
एन ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट. फॉर एग्जाम्पल, जो एक 100 वॉट इनकैंडेसेंट बल्ब होता है, वो जितनी रोशनी देता है, वो जितनी लाइट देता है, ऑलमोस्ट उतनी लाइट शायद 7 वॉट या 9 वॉट का एलईडी बल्ब आपको देता है. सो 100 वॉट इनकैंडेसेंट बल्ब consumes 100 joule per second, but only 5% of that, say 5 joule per second is converted into light. The rest goes as heat. Whereas in case of LED bulb, even if it is a 9 watt LED bulb, it means it consumes 9 joule per second, and out of that almost 5 joule or even more amount of energy gets converted into light. So it is highly efficient in the sense that the amount of energy that is being consumed, most of it gets converted into light. And apart from that, you all know that LED bulbs have longer life, so they are definitely economical to use. They don't consume much of energy, they have longer life. Anyway, so this is our incandescent bulb, and you will usually find that over a bulb it is written that it is a 100 volt 60 watt bulb, 220 volt 60 watt bulb. The household supply, power supply, is at 220 volt, around 220 volt. So the bulbs that are available in market, they are marked as 220 volt 60 watt bulb, or 220 volt 100 watt bulb, or 220 volt 40 watt bulb, something like that. This specification means that this bulb will glow at its proper brightness only when it is given a potential difference of 220 volt. In case of torch bulbs, they are much smaller, and specification might be 6 volt, 6 volt, 10 watt, 6 volt, 5 watt, something like that. So, okay, it simply means that if this is the potential difference applied across the bulb, it will consume 60 joule per second. It does not mean that it will emit this much amount of light. No, only about 5% of this gets converted into light. The remaining goes as heat. So if it is connected to a 220 volt supply, it consumes 60 joule per second energy. That is what it means. Okay, a certain percentage of this gets converted into light. Over a period of time, after the bulb has been put to a long use, bulb काफी लंबे समय तक यूज होने के बाद what happens, this tungsten wire, it gets thinned. Basically, tungsten starts evaporating because of heat, because of temperature. When the bulb glows, the temperature is very high at the filament, and gradually the tungsten evaporates. टंगस्टन जो इवेपोरेट होता है, अगर आप इस बल्ब को देखें, कोई 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने पुराना बल्ब हो, जिसको आपने अच्छा खासा यूज किया हो, तो यू विल फाइंड कि इस ग्लास के ऊपर एक ग्रे, ब्लैकिश, सिल्वर कलर की एक कोट बैठ जाती है. धीरे धीरे बल्ब जब पुराना होने लगता है, तो यू विल फाइंड द ग्लास इज नो मोर वेरी ट्रांसपेरेंट, और एक ब्लैकिश लेयर दिखने लगता है आपको. दैट इज नथिंग बट टंगस्टन. The tungsten evaporates and gets deposited over the surface of the glass. So the filament, I will draw the filament like this. Filament is nothing but a long wire like this. After prolonged use, the tungsten evaporates from the filament, and after some time, after some days, you will see that the filament gets, the thinning may not be regular. कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह बराबर एक जैसा ही थिन हो, कहीं ज़्यादा कहीं कम इवेपोरेट हुआ. तो ये जो टंगस्टन का फिलामेंट है, ये धीरे धीरे ऐसा होने लगता है. यहाँ से टंगस्टन इवेपोरेट हो गया, टंगस्टन इवेपोरेट हो गया, टंगस्टन इवेपोरेट हो गया. तो ग्रेजुअली द होल वायर थिन्स. कहीं पे ज़्यादा इवेपोरेशन हुआ, कहीं पे कम हुआ, बट ओवरऑल द वायर बिकम्स थिनर. सो after prolonged use, the wire
gets thinner due to evaporation of tungsten, right? What will happen if the wire is getting thinned? Okay, the thinning is not uniform, but more or less the whole wire will get thinner. Resistance of this whole wire is rho L by A. Now, the cross-sectional area of the entire wire has decreased because of evaporation, or some part of the wire, at least the cross-sectional area has decreased. So, A decreases means resistance increases. So, when you buy a bulb, new bulb, its filament has resistance R. After a use of say for 30 days, the filament has got thinned, area has decreased, and resistance has become maybe 1.2 R, 1.5 R. Original resistance is R, now it is 1.2 R. So, resistance has increased. What will happen to the energy consumed? Will the bulb consume more energy or less energy? Can you answer that? Please. Due to this, the resistance increases. The resistance increases. What will happen to the power consumed? Any guess? Many of you might have thought like this, that power consumed is equal to I square R. So, R has increased means power consumed has increased. No, this is not the right way of looking at this, because in this particular circuit, सर्किट को अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ड्रॉ कर दूं, तो there is a V volt battery connected to a resistance R. That is the circuit. Now, if the value of resistance has increased, the power consumed has actually decreased. This is not the right formula to use here, because current is not constant, it is the applied potential difference that is constant. Power dissipated in this resistance should be written as V square by R. देखो resistance की value बदल गई तो I बदल जाएगा. So, writing this formula and saying that P is proportional to R, so if R increases, P increases is wrong, because in this case, when R changes, the current will also change. So, I cannot simply say that P is proportional to R. P is proportional to I square R. Whereas, if I write the same formula in this form, P is equal to V square by R, V remains constant. जब बल्ब को आप नया खरीद कर लाए थे, उस दिन भी आपने 220 वोल्ट की सप्लाई दी थी, या टॉर्च में यूज किया तो 6 वोल्ट की सप्लाई दी थी, और जब बल्ब थोड़ा पुराना हो गया, उस दिन भी आपका सप्लाई वोल्टेज सेम है, V वोल्ट. क्या बदला? रेजिस्टेंस बढ़ गया. रेजिस्टेंस बढ़ा बट सप्लाई वोल्टेज सेम है. सो V remains same but R has increased. This simply means that power consumed by the bulb will decrease. Power consumed will decrease because R has increased. So, as the bulb gets older, R increases. Oh, R decreases. Extremely sorry. I am sorry. R decreases because A is increasing. So, R decreases. If R decreases, power consumed increases. Extremely sorry. As the bulb gets older, R decreases. Why will R decrease? Oh, I have gone mad. Cross-sectional area has decreased, so R has increased. So, if R has increased, the power consumed decreases. P decreases. Now it is perfectly all right.
So what happens? After a prolonged use, the filament is thinned, cross sectional area drops, the resistance goes up. If the resistance goes up, power consumed by the bulb drops. और ये बल्ब जो होता है वो डिम हो जाता है. एकदम नया बल्ब खरीद के लाएंगे, वो ज़्यादा रोशनी दे रहा है. एक महीने के बाद वो कम रोशनी देगा, 2 महीने के बाद और भी कम रोशनी देगा. So the filament is getting thinned, its resistance is increasing, but the power dissipated goes on decreasing. So overall power dissipation is less, and so is the amount of light that you get. The amount of light that you get, it also goes on decreasing. Okay, so this is how the incandescent bulb functions, and moreover, after a long use, this filament might get very thinned at certain locations. कहीं पे evaporation ज़्यादा हो गया तो वहाँ बहुत ही thin हो गया, and maybe with little bit of heating, this is going to evaporate completely, and the filament will break. And the filament breaks, we say that bulb has fused. Similarly, if it is an electric iron or an electric heater or a geyser, the most important component of all these devices is known as element. Element is nothing but an alloy made resistance. Now, mostly nichrome is the alloy that is used to make elements in heating equipments like geyser or iron or the cooking heater, whatever it is. Mostly people use nichrome. Nichrome is nothing but an alloy of nickel and chromium, as the name suggests. You must be knowing about it. It is basically in form of a strip. इसी आयरन को खोल के देखो या गीजर को खोल के देखो, it is in form of a strip, and that strip is made of alloy nichrome, and it functions as a resistor. So when it is connected to an external power supply source, it generates heat which can be used for cooking food or ironing your clothes or maybe heating water in the geyser. Okay. One more simple thing that I would like to tell you about is fuse. In any electric circuit, say I'll draw a very simple circuit, a battery and a resistance, that's all. Okay, this is a very simple circuit. Okay, now for any reason, it may happen that the current in the circuit becomes large. For example, whatever device it is, whether it is a bulb or heater or any other device, for some reason it gets short circuited. Let us assume that it gets short circuited. Short circuited means now the current will not take this route. This route has large resistance, whereas this parallel path has almost no resistance. So current always prefers path of least resistance. So the whole current will be going like this. And because this path has no resistance or very small resistance, V volt battery and almost no nil resistance. So the current will be huge. It will be a large current. And when large current flows through this lead wires, through this connecting wires, okay, the resistance of these wires is small, but it is not exactly zero. It has got some small value. But if the current in these wires becomes very large, there are two problems that could arise. First is battery will get overloaded. It will have to do work at a very high rate. And secondly, these wires will get heated up because a large current is flowing through them, and they may also catch fire. So the whole circuit will be just a chaos. यहाँ पे आग लग सकती है, बैटरी धुआं छोड़ सकती है, because it is also working at very rapid rate. A huge current is passing through it. The battery itself may heat up a lot. So to prevent such accidents, if there is any reason for which
the current in the circuit has surged, the current in the circuit has gone to a very high value, we need a protective device to prevent any burning kind of event. So that protective device is known as fuse. I am just putting it like this. Fuse is nothing but a simple wire made of specific alloys. This fuse has been designed such that its cross-sectional area, its material has been chosen in such a fashion such that if current through this fuse goes beyond a limit, the fuse wire melts. इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसका मटेरियल की रेजिस्टिविटी ऐसी चुनी गई है कि जब इस फ्यूज वायर से करंट एक सर्टेन वैल्यू के ऊपर जाता है तो इसमें इतना हीट डेवलप होता है कि ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्यूज के ऊपर लिखा है 5 एम्पियर, दैट मीन्स if the current goes above 5 ampere, the fuse is going to melt. Actually, length of the fuse wire does not make any difference. Let me tell you, length of the fuse wire is not important. Length of fuse wire is not important, but it is kept as small as possible because the wire itself is a resistance. तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बदल जाएगा इफ यू टेक ए वेरी लॉन्ग फ्यूज वायर. बट व्हाट आई इंटेंड टू से कि फ्यूज वायर की लेंथ कितनी है इस बात पर ये करंट रेटिंग डिपेंड नहीं करती. अगर हम लंबी फ्यूज वायर ले लें तो वो 6 एम्पियर तक करंट हैंडल कर सकता है या 4 एम्पियर तक, ऐसा नहीं है. अगर सेम मटेरियल और सेम क्रॉस सेक्शन है तो ओके, इट विल blow out at 5 ampere current. So length of fuse wire is not important in deciding its rating. Rating means the maximum current that it can handle. तो करंट इसके ऊपर गया तो वो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा. तो कितने एम्पियर करंट को ये फ्यूज वायर हैंडल करेगा ये डिसाइड करने में फ्यूज वायर की लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है. आप में से जो लोग कर सकते हैं दे शुड ट्राई टू प्रूव दिस. लेट मी टेल यू कि आपको हीट ट्रांसफर चैप्टर में जो स्टीफन्स लॉ पढ़ा था उसको भी यूज करने की जरूरत पड़ेगी. सो विद दैट हिंट यू कैन गिव इट ए ट्राई. मैं आगे चलकर लेटर ऑन कहीं कोई ऐसा एग्जाम्पल लूँगा काफ़ी देर के बाद जिसमें आपको इसके लिए हिंट मिलेगा, पर आप चाहें तो अभी भी इसको ट्राई कर सकते हैं प्रूव करने का कि लेंथ ऑफ फ्यूज वायर इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन डिसाइडिंग इट्स रेटिंग. सो व्हाट हैपेंस फॉर वॉट एवर रीजन इफ द करंट इन द सर्किट सर्जेस बियॉन्ड 5 एम्पियर दिस फ्यूज वायर विल मेल्ट. दैट मीन्स सर्किट विल ब्रेक, सब कुछ स्विच ऑफ हो गया, राइट. So the entire circuit remains protected. There is no fire event. In modern day circuits, we use circuit breakers, which are specially designed switches, जो automatically cut off हो जाते हैं if current goes beyond a point. Okay, fuse is a simple device, and it still finds application in many of the electrical appliances. आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देखो उसमें एक सेफ्टी फ्यूज जरूर होता है. एंड मैंने देखा ऐसा कि किसी बच्चे के घर में फ्यूज इज ब्लोन आउट तो मम्मी ने उसको कहा कि फ्यूज वायर बदल दो. उसने फ्यूज वायर कहीं से एक छोटा वायर कॉपर का लेके बांधा और प्लग इन कर दिया, लाइट आ गई. फिर से थोड़ी देर बाद फ्यूज गेट्स ब्लोन आउट. तो फिर उसने कहा कि अच्छा मैं एक मोटी वायर लगा देता हूँ सो दैट इट नेवर ब्लोज आउट. उसने एक थिक कॉपर वायर को यूज कर लिया एज ए फ्यूज वायर. नेवर डू दैट. फ्यूज को प्रोटेक्ट करना आपका टारगेट नहीं है. फ्यूज इटसेल्फ इज ए सेफ्टी डिवाइस. बार बार फ्यूज ब्लो आउट हो जा रहा है, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि कहीं ना कहीं सर्किट में फॉल्ट है, गड़बड़ है, एंड द करंट इज गोइंग अबव इट्स रेटेड लिमिट. तो अगर आपने यहाँ पे एक ऐसा फ्यूज लगाया जो विच विल नेवर ब्लो आउट,
So it means the whole circuit is at risk. The current can go on and on, increase to a very high level, and might be this wire or somewhere else you may see a fire. So please don't do it. Always use fuse wires of rated capacity. Okay. Let me ask you a simple question before I move on. You go to the market and purchase two bulbs. I don't know exactly how to draw a bulb, but okay. I am drawing it like this. Incandescent bulb. These are two bulbs. Okay. This bulb is B1, this bulb is B2. Specification written on this bulb is 220 volt, 60 watt. And the specification on this bulb is 220 volt, 100 watt. Which bulb has higher resistance? Filament of which bulb has higher resistance? Don't be in a haste. Please think for a minute and then answer properly. Which bulb has higher resistance? 100 watt bulb or 60 watt bulb? Pause the video and give it a thought. Once again, if you are writing something like this, then you are making a mistake, because rating of 220 volt 60 watt means this is my bulb. I am just showing it as a resistance. There is a 220 volt battery. So if this bulb is connected to 220 volt battery, then the power dissipated is 60 watt. If you connect this bulb to a battery of smaller EMF, then the bulb will not consume 60 watt. If the applied potential difference across the bulb is less than 220 volt, bulb is not going to consume 60 watt. It will give lesser light. It will be a dim bulb. If you connect it to a supply higher than 220 volt, then most likely the bulb is not going to survive. It will fuse. Similarly for that one, if you connect it to a 220 volt supply, it will consume 100 watt of power. What is common between these two bulbs? The applied potential difference, the rated potential difference. So V is something which is same for both the bulbs. So for comparing the resistance of these two bulbs, we can simply say that P is inversely proportional to R, because P is V is constant and P is inversely proportional to R. So power consumed by this bulb will be this much, power consumed by this bulb will be this much. So taking ratio of these two gives you P1 by P2 is R2 by R1. P1 by P2 is, P1 is 60 watt, P2 is 100 watt. This is equal to R2 by R1. So what do you see? Which bulb has higher resistance? Obviously, this bulb has higher resistance. R1 is greater than R2. So 60 volt bulb is greater than, has resistance greater than 100 watt bulb. मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ. Resistance of a 60 watt bulb is higher than resistance of a 100 watt bulb. Resistance of a 40 watt bulb will be even higher. So don't be mistaken. Lesser the power, higher is the resistance, provided the operating voltage is same. Okay. Now
Students, I had requested you in my last class to study the series and parallel grouping of resistances. I requested you to do the derivation of equivalent resistance on your own, and I expect that you have done it. Still, I will do it very quickly. Series grouping of resistances. Consider these three resistances to be connected in series. They are connected to a V volt battery. Now, the most important characteristic of resistances in series is that current through all of them will be same. देखो, एक सिंगल लूप सर्किट में एक ही करंट होता है, हाँ प्लीज समझना. ये करंट अगर आई है तो इस पूरे लूप में हर जगह करंट आई है. बैटरी के बारे में हमने बार बार कहा है कि बैटरी एक न्यूट्रल डिवाइस है. अगर यहां से क्यू चार्ज निकला तो यहां से क्यू चार्ज वापस चाहिए. तो यहां से अगर आई कूलम चार्ज पर सेकेंड निकल रहा है तो उतना ही चार्ज यहां से वापस एंटर होना चाहिए. सो हाउ विल दैट हैपन? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट आउट हो रहा है उतना ही करंट नेगेटिव टर्मिनल से इन होना चाहिए. ऑलवेज ऑलवेज. तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट आउट हुआ, आई करंट इन होना चाहिए. ये एक क्लोज्ड पाइपलाइन में फ्लो होते हुए वाटर की तरह है. जितना एक क्रॉस सेक्शन से चार्ज क्रॉस हो रहा है उतना ही इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज क्रॉस होगा, उतना ही इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज फ्लो होगा, so on so forth. So the current in a single loop circuit always has one value. So all the three resistances will see same current. And just like it was told to you in the chapter of capacitor, telling you once again, if there is a branching in between, अगर इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में से एक ब्रांच निकल रहा है, मान लो ऐसा कुछ होता, लेट अस फॉर अ मोमेंट ऐसा सोचें, देन दीज टू रेजिस्टेंसेस आर नो लॉन्गर इन सीरीज. रेजिस्टेंसेस सीरीज में तभी हैं जब उनके बीच में कोई ब्रांचिंग ना हो. दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अनदर लाइक दिस. Current through all of them is same. In a resistance, current always has direction from high potential end to low potential end. What does it mean? किसी भी रेजिस्टेंस में जो करंट का डायरेक्शन है वो हाई पोटेंशियल एंड से लो पोटेंशियल एंड की तरफ होता है. अगर इस रेजिस्टेंस में करंट का ये डायरेक्शन है तो पक्की बात है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट से ज़्यादा है. इस रेजिस्टेंस में ये करंट का डायरेक्शन है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट से ज़्यादा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल इससे ज़्यादा है. उल्टा बोलूं, इससे इसका पोटेंशियल कम है, इससे इसका पोटेंशियल कम है और इससे इसका पोटेंशियल कम है. इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता हूं तो पोटेंशियल V1 कम हो जाता है. यहां से यहां जाने पे पोटेंशियल में ड्रॉप V1 है. V1 किसके बराबर होगा? आंसर है I इंटू R1 के बराबर होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टेंस इज करंट टाइम्स रेजिस्टेंस. सिमिलरली ये V2 है, ये V3 है. सो पोटेंशियल ड्रॉप्स, पोटेंशियल डिफरेंस लिख दे रहा हूं यहां पे, हाँ, डिफरेंस अक्रॉस द resistors will be IR1, IR2, IR3.
राइट। यहां से आ गए पोटेंशियल V1 कम हुआ, यहां से आ गए V2 कम हुआ, यहां से आ गए V3 कम हुआ, एंड ऑब्वियसली यू ऑल अंडरस्टैंड दैट V1 plus V2 plus V3 is V. What is V? V is the EMF of the battery. That means V is potential difference between these 2 points. Battery has a duty to maintain a potential difference of V volt across these 2 points. यहां से यहां जाने पे V वोल्ट का ड्रॉप होगा, यहां से यहां जाने पे V1 वोल्ट, यहां से यहां जाने पे V2 वोल्ट, और यहां से यहां जाने पे V3 वोल्ट का ड्रॉप होगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 मिल करके V के इक्वल है, राइट। नाउ what is meaning of equivalent resistance of this grouping? What is equivalent resistance of this group of resistors? What is equivalent resistance of this group of resistors? Equivalent resistance का मीनिंग क्या है? इस ग्रुप ऑफ रेजिस्टर के ये 2 पॉइंट टर्मिनल्स है, राइट। दिस इज ए ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स जिसके ये 2 टर्मिनल्स है। These 2 terminals have been connected to a battery. Now, equivalent of this group of resistor or any other group of resistor is one single resistor which, when connected to same battery, demands same current. It is one single resistance R, I am writing R naught, इस बैटरी से इन तीनों को हटाकर, इस ग्रुप को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाओ R naught, such that it draws a current I from the battery. जितना करंट इस V वोल्ट की बैटरी ने इस ग्रुप ऑफ रेजिस्टर को दिया था, उतना ही करंट ये बैटरी इस सिंगल रेजिस्टेंस को दे रही है। तब हम कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस इस ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट है। So, if R naught is equivalent resistance, then we can write V is equal to IR naught, right? Now, let us say this equation is number 1 equation, this is number 2. In fact, ये जो 3 इक्वेशन है इनको आप 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 लिख लो। चलो, सेम बैटरी है, सेम करंट है, इन 3 रेजिस्टर की जगह एक रेजिस्टर लगा है। नाउ इन इक्वेशन 2, in equation 2, in place of V, I can write IR naught because it is the same V. In place of V1, I can write IR1. In place of V2, I can write IR2. And in place of V3, I can write IR3. इस इक्वेशन में V की जगह IR naught, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3, which simply means that R naught is R1, R2, R3. This relationship is valid for any number of resistances in series. कई सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है तो R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5 so on so forth. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप सिंपली ऐसे याद रख सकते हो कि इफ देयर इज ए ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स, से दिस इज अ ग्रुप ऑफ रेजिस्टर, इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस आपस में कनेक्टेड है, ये 2 टर्मिनल्स हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? अगर मैं इस ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स को V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करूं, अगर मैं इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, V वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट किया, बैटरी सप्लाइज करंट I, then V by I is known as equivalent resistance. What is equivalent resistance? V by I. V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करने पे, V वोल्ट की बैटरी से इस ग्रुप को कनेक्ट करने पे, if the current drawn is I,
then V by I is the equivalent resistance. And one more important thing that you must notice is these potential differences V1, V2 and V3, they are directly proportional to respective resistances. V1 is IR1, V2 is IR2, V3 is IR3. So, the potential difference drop, ऐसा लिख दे रहा हूँ, potential drops across the resistances are proportional to the respective resistance. Resistors इसको लिखो. Read it like this. The potential drops across the resistors are proportional to the respective values of resistances of those resistors. V1 is proportional to R1, V2 to R2 and V3 is proportional to R3. Current being common in all the three resistors. Okay. A simple question. These are two resistors connected in series to a 30-volt cell. What will be the potential difference across this resistor and across this resistor? Well, you can always find the equivalent resistance. The equivalent resistance will be 3 ohm. It is a 30-volt battery. So it is very easy to see that current is 10 ampere. So this battery also supplies 10 ampere current. So पहले हमने equivalent निकाला, equivalent resistance में current निकाला, V by R. The same current flows through all the resistors in series connection. Now you know the potential difference. Current is 10 ampere and resistance is 1. So 10 into 1, 10 volt. Current is 10 and resistance is 2, 20 volt. या अगर मुझे ये sentence याद है, potential drop across the resistors are proportional to respective resistances. इसके across जो potential difference है V1, it will be simply equal to, माने basically ये ऐसा है, आप में से कुछ लोग ऐसे समझेंगे, ऐसा लिख सकते हैं, V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, I cancels out, V is directly proportional to R. This is what has been written there. So V1 by V2 is R1 by R2 and of course V1 plus V2 is this V. If we solve these two equations, we will get V1 and V2. If you do that, you get this. भाई मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जानने के दो तरीके. तरीका नंबर 1, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, करंट लिखो, I इंटू आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस, I इंटू आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस है. या डायरेक्टली अगर आपको याद है कि पोटेंशियल डिफरेंस V1 एंड V2 आर प्रोपोर्शनल टू R1 एंड R2, तो V1 by V2 इज R1 by R2 एंड ऑफ कोर्स V1 प्लस V2 इज V. ये दोनों को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दीज टू वैल्यूज. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एज ए फॉर्मूला आप याद कर लें. इफ देयर आर टू रेजिस्टेंसेज इन सीरीज R1 एंड R2, दे आर कनेक्टेड टू V वोल्ट बैटरी, then potential difference here will be R1 by R1 plus R2 into V. Potential difference here will be R2 by R1 plus R2 into V. Right? So this whole potential difference gets divided. Here it is 10 volt, here it is 20 volt. It is larger
across larger resistor, potential difference is smaller across smaller resistor. Now, let us talk about resistances in parallel. Okay. Parallel grouping is used when you have one source and you are supposed to power many elements using that single source. आपके पास एक बैटरी और दो बल्ब जलाने हैं, दोनों बल्ब के ऊपर लिखा है 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट की बैटरी है। आप दोनों बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट कीजिए, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये अगर 220 वोल्ट है तो ये 220 होगा क्या, आंसर है नहीं, कम होगा। ये भी 220 से कम होगा। द होल 220 वोल्ट विल गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दोनों ही बल्ब डिम जलेंगे। लेकिन अगर आपके पास 220 वोल्ट का एक सेल है और आपने पैरेलल में कनेक्शन किया है तो बोथ द बल्ब्स विल गेट सेम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। सो द रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी इन पैरेलल when one terminal of all the resistances have been tied, have been connected to one point, and the other terminals have been connected to another common point B. सभी resistance के across potential difference same है. So in parallel grouping of resistance, all resistances have same potential difference across them. Please read this as resistances. All resistances have same potential difference across them. Now, this battery supplies some current I. This current gets divided into two parts at this junction. ये करंट यहाँ से दो हिस्सों में बट जाता है. Now the current here is I1. The current in this path is I2. ये दोनों यहाँ पे वापस से कॉम्बाइन हो जाएंगे and the whole current I1 plus I2 will go back to the battery. बैटरी का बेसिक प्रिंसिपल, जितना करंट दिया उतना वापस चाहिए. So I is nothing but I1 plus I2. Can you write I1? Can you write I1? Very easy. I1 is V by R1. Am I right? इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट. So current through it is V by R1. Similarly, I2 is V by R2. I1 is V by R1. I2 is V by R2. And what is, let me call this as equation number 2, these set of equations as equation number 2. What is meaning of equivalent resistance? What is equivalent resistance? What is equivalent resistance? Very simple. If we remove this group and replace it with one single resistance, connect it to this battery, if the one single resistance that we have used draws same current I, then we say that that single resistance is equivalent of these two. तो सिंपल ऐसे सर्किट में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसा लिख सकते हैं किसी भी ग्रुपिंग के लिए. V वोल्ट की बैटरी से इस नेटवर्क ने अगर I करंट लिया है, then equivalent resistance is V by I. So equivalent resistance I denoted by R0 is V by I. Right? Now, look at equation 1. Equation 1, I is equal to I1 plus I2.
In place of I am writing V by R naught. In place of I1, I am writing V by R1. In place of I2, I am writing V by R2. So, V cancels out and you are left with this famous equation which you already know. You are left with 1 by R naught is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. This relationship is valid for any number of resistances in parallel. If there are 4 resistances in parallel, equivalent is given by relation like 1 by R naught is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus 1 by R4, so on and so forth. One important thing that I would like to mention here is, if the total current drawn from the battery is I, this current gets divided in 2 parallel branches, I1 and I2, and if you look here, you will find that I1 and I2 are inversely proportional to resistances. That means, if you supply a current I to 2 resistances in parallel, the amount of current that will go here and here, it is inversely proportional to value of resistances. That means, higher the resistance, smaller will be the current through it. Smaller the resistance, higher will be the current through it. So, current through the resistances is inversely proportional to the values of resistors, लिखो यहाँ, is inversely proportional to the values of resistance. So, it will be useful in many instances to remember this, that the current through resistances which are in parallel is inversely proportional to values of resistances. Okay. Now, let me give you a simple question. If you compare our present discussion to what we discussed in the chapter of capacitor, then you will find lot of similarities. In fact, the questions that I am choosing, they are almost look alike. Like in the chapter of capacitor, many of those questions will be look alike, not all of them. Like in the chapter of capacitor, after telling you about series and parallel grouping of capacitors, the first or second example that I must have considered would be similar to this one. There were 3 capacitors like this. Now, I have taken 3 resistors like this. Let us say the values of resistances are 2 ohm, 1 ohm, 2 ohm, and say this is 30 volt cell. Now, please find current through this 1 ohm resistor. Calculate current through 1 ohm resistor. Please pause the video and do it on your own. No reluctance, please. Please, all of you, give an attempt.
to this question. खुद करो. देखो, एकदम स्टेप बाय स्टेप अगर करें तो हम इस सर्किट को पहले रिड्यूस करते हैं. ये 2 ओम और ये 1 और 2 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन. इस फॉर्मूले से दो रेजिस्टेंस का पैरेलल इक्विवेलेंट ये होगा. 1 और 2 का इक्विवेलेंट, ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू होगी 1 इंटू 2 1 प्लस 2 2 बाई 3 ओम. So this is 2 ohm resistance and equivalent of these two is 2 by 3 ohm connected to 30 volt cell. Now equivalent of these two are in series, is a single resistance having value 2 plus 2 by 3. So this is 2 plus 2 by 3, 8 by 3 ohm connected to 30 volt cell, right? Now we have found the equivalent of this grouping. आपके स्कूल एग्जाम में a question might be as simple as this only. Find the equivalent of this group of resistors. This is your answer. What will be current drawn from the battery? The current through the battery is 30 volt divided by 8 by 3 ohm. Am I right? V by R. So this becomes 90 by 8, 45 by 4 ampere. 45 by 4 ampere is the current drawn from the battery. जो करंट यहां फ्लो हो रहा है वही इस सर्किट में भी करंट है. दैट मीन्स बोथ दीज रेजिस्टेंसेस विल सी द सेम करंट. इनफैक्ट बैटरी सप्लाई सेम करंट हाई एवरीवेयर. सो दिस I is 45 by 4 एम्पियर. आपके समझ के लिए अगर मैं इन पॉइंट्स को नाम दे दूं A, B, C, तो यह है A, यह है B और यह है C. B और C के बीच में इन दोनों का रिप्लेसमेंट है ये करंट I. Now it is very easy to find potential difference here. What is potential difference across this 2 ohm resistance or this 2 ohm resistance for that matter? Very simple. This is V1 and let us say this is V2. Can you tell me the value of V1? The current is 45 by 4 into 2 ohm. So I into R1, 45 by 4 into 2. ये पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूं. करंट 45 by 4 into resistance. So it is 45 by 2 volt. Similarly, you can write this V2. What will be value of V2? Is resistance के across potential difference. Resistance is 2 by 3 and current is 45 by 4. 45 by 4 into 2 by 3. 15 by 2. 15 by 2. V1 plus V2. V1 plus V2. This plus this is 30 volt, which is perfectly all right. So what it means is potential difference between B and C is 15 by 2 volt. Potential difference between B and C
is 15 by 2 volt. Potential difference between these two blue dots is 15 by 2 volt. इन दोनों का रिप्लेसमेंट वो सिंगल रेजिस्टेंस है. And potential difference between A and B is 45 by 2 volt. So this potential difference is 45 by 2 volt. Right? So now you know everything about the circuit basically. You know that current is 45 by 4. So here the current is 45 by 4. Now how much is the current here? Answer is pretty straightforward. Potential difference is 15 by 2 volt across this resistance as well as across this resistance. So 15 by 2 volt potential difference, 1 ohm resistance. So what will be the current? Potential difference 15 by 2 divided by 1 ohm. 15 by 2 ampere is the current. Right? What will be current here? The potential difference is 15 by 2. Resistance is 2 ohm. So V by R, 15 by 4 ampere. ये दोनों ऐड कीजिए I1 प्लस I2. I1 और I2 को ऐड कीजिए. ये दोनों ऐड करके देखिए आप. You will get 45 by 2 volt. 45 by 4 ampere. Very sorry. I1 plus I2 will be 45 by 4 ampere. That is the total current. 45 by 4 ampere. It divides into two parts. 15 by 2 here, 15 by 4 here. हाँ, मैंने ये किया, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये दोनों रेजिस्टेंस का ग्रुप पैरेलल ग्रुपिंग 2 by 3. ये 2 और 2 by 3 का सीरीज कॉम्बिनेशन 8 by 3. 30 वोल्ट की बैटरी. 30 divided by this resistance. This is the current flowing in this loop. And the value of current is 45 by 4. 45 by 4 the current drawn from the battery. So ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखना बहुत आसान है. 45 by 4 into 2. Potential difference. Current is 45 by 4 into 2 is the resistance. So 45 by 2 volt. Similarly I into R 15 by 2 volt. ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी है 15 by 2 volt. इस रेजिस्टेंस में 15 by 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस 1 ओम, करंट 15 by 2. 15 by 2 का पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस 2 ओम, 15 by 4 एम्पियर का है. या अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते थे, आपको जैसे पता है कि करंट 45 by 4 है, यहाँ कितना करंट जाएगा और यहाँ कितना जाएगा, ये आप अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था उससे लिख सकते हैं. रिमेंबरिंग दैट करंट डिवाइड्स इटसेल्फ इन इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस. पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंसेस. सो टोटल 45 by 4 एम्पियर करंट है, उसके दो हिस्से करने हैं इन इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस. उसका जो आपने फॉर्मूला लिखा अभी थोड़ी देर पहले शायद लिखा, नहीं लिखा तो अभी लिख सकते हैं आप. मैं भूल गया लिखा था कि नहीं, जस्ट एक मिनट मेंशन कर देता हूं. मैं ये बता रहा हूं आपको कि अगर दो रेजिस्टेंस ऐसे हैं और यहां करंट आई है, तो इसमें कितना करंट गया और इसमें कितना गया, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे. बहुत सिंपल है. I1 इंटू R1 इज इक्वल टू I2 इंटू R2, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है. देयरफॉर I1 by I2 is R2 by R1. I1 R1 is equal to I2 R2. This is first equation. And I1 plus I2 is I. I1 plus I2 is I. ये दोनों सॉल्व करने से I'll get I1 and I2. तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो what you will get is I1 is R2 by R1 plus R2 into I, और I2 is R1 by R1 plus R2 into I. तो अगर आप कुछ स्टेप्स बचाना चाहते हो तो जैसे ही एक स्टूडेंट को समझ में आया कि यहाँ करंट की वैल्यू 45 by 4 है,
तो करंट तो 45/4 है, 45/4 दो हिस्सों में बटेगा। यहाँ करंट कितना है पूछा गया है, तो करंट इन दिस पाथ विल बी R2/R1 प्लस R2 इंटू आई। R2 क्या है 2, R1 क्या है 1 और I क्या है 45/4। यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो तो तुम्हें करंट मिल गया। तो थोड़ा सा आप टाइम बचा सकते हो, दैट्स ऑल। Now, before I actually consider Wheatstone bridge and other circuit related questions, let me outrightly tell you Kirchhoff's law first of all, because any circuit which cannot be reduced by series parallel grouping will have to be solved using Kirchhoff's law. तो Kirchhoff's law को लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे के सर्किट्स पढ़ेंगे। किरचॉफ्स लॉ जो कैपेसिटर वाले चैप्टर में मैंने लिखा था, दे आर सेम लॉज। स्कूल एग्जाम में आने से दिस इज व्हाट यू शुड राइट। फर्स्ट लॉ इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Kirchhoff's first law is basically law of conservation of charge, and in terms of current, you can say that in any electric circuit, in any electric circuit, the sum of the currents entering into a junction is equal to the sum of the currents exiting the junction. I am drawing a very hypothetical junction in an electric circuit. एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक सर्किट है, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है. These are 4 branches which join here. So कहीं बैटरी भी लगा हो सकता है, ठीक है, कुछ भी है. These are 4 branches which join here. Let us say I1 is current directed this way, I2 is current directed this way, I3 is current directed this way, and I4 is current directed this way. This is the junction we are talking about. इस जंक्शन में एंटर होने वाले करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स दिस जंक्शन आर I1 and I2. So I1 plus I2, this is sum total of sum of current entering into a junction, I1 plus I2, and I3 plus I4, this is the total current which is exiting this junction, which is going away from the junction. Current moving out of the junction, I3 plus I4. Current directed towards the junction, I1 plus I2. I1 plus I2 must be equal to I3 plus I4. This is Kirchhoff's junction rule or Kirchhoff's first law. What it simply means is कि यहाँ 1 कूलम पर सेकेंड चार्ज आ रहा है, यहाँ 2 कूलम पर सेकेंड चार्ज आ रहा है, तो टोटल 3 कूलम पर सेकेंड चार्ज यहाँ आ रहा है,
3 कूलम पर सेकेंड एग्जिट भी होना चाहिए. चार्ज cannot get accumulated here. The amount of charge coming into the junction must be equal to amount of charge exiting the junction. That is the important thing that we wish to tell. चार्ज कंजर्व्ड है, जितना चार्ज आया उतना बाहर निकल गया. Second law is exactly same that we stated in the chapter of capacitor. Exactly same. Kirchhoff's second law or the loop law or voltage law. Second law, it is basically law of conservation of energy. इसको हम लूप लॉ या वोल्टेज लॉ भी कहते हैं. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ और किरचॉफ्स सेकेंड लॉ. दिस लॉ इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सम ऑफ changes in potential across various circuit elements in a closed electric loop is always 0. This law can be stated as the sum of algebraic sum of potential drop or potential gain. ऐसा भी जैसा पिछले चैप्टर में लिखा था मैं exactly वैसा ही लिख देता हूँ. The algebraic sum of potential gains or drops across each element in a closed electric loop is 0. Algebraic sum of all potential drops or gains across each element in a closed electric loop is 0. इसको एक बार फिर से रीस्ट्रेस करने के लिए यहाँ पे मैं कुछ ऐसा एक हाइपोथेटिकल लूप बना देता हूँ. ऐसा ही कैपेसिटर के चैप्टर में भी मैंने बनाया था. चलो, ये कोई बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके अंदर एक क्लोज लूप है. ये यहाँ से ब्रांच बाहर जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ऐसा भी कनेक्शन हो सकता है. वो सब हमने नहीं दिखाया. हमने सिर्फ एक सिंगल लूप को चूज किया, सेलेक्ट किया. इस सिंगल लूप में करंट I1, I2, I3 के डायरेक्शन मैंने रैंडमली दिखाए हैं, बिकॉज ये एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा है, कुछ भी हो सकता है. आप ये मत सोचिएगा कि करंट यहाँ I1, यहाँ I2, यहाँ I3 कैसे हो गया. इधर से कुछ करंट आया, इधर से कुछ करंट इन हुआ, इसलिए करंट की वैल्यू कुछ भी रैंडमली मैंने दिखाई है. अब जैसा कैपेसिटर के चैप्टर में करते थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे. ध्यान दीजिएगा, किसी भी एक पॉइंट को मार्क कर दिया, इसका नाम रख दिया A. इस पूरे लूप में एक बार हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे. चलिए हम इस समय एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं. पॉइंट ए का पोटेंशियल मान लिया VA, नहीं पता कितना है, कुछ भी मान लिया VA. यहां से आगे बढ़े, ये E1 वोल्ट की बैटरी को क्रॉस किया. बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे गए, पोटेंशियल E1 वोल्ट बढ़ गया. इस पॉइंट से इस पॉइंट का पोटेंशियल E1 हायर है. अब रेजिस्टेंस को क्रॉस करते समय देखो, बैटरी को क्रॉस करते समय करंट का डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं. बैटरी की ड्यूटी है कि यहां से यहां का पोटेंशियल E1 ज्यादा करके रखना.
अब जब इसको क्रॉस करने लगे तो करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस में करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल एंड की तरफ होता है। रिपीट कर रहा हूं, रेजिस्टेंस में करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। यहां से यहां करंट जा रहा है, मतलब ये ज्यादा पोटेंशियल पे पॉइंट है, ये कम पोटेंशियल पे पॉइंट है। यहां से यहां गए तो ड्रॉप हुआ, पोटेंशियल घटा, कितना, I1 R1। सो I1 R1। आगे बढ़े, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी, E2 वोल्ट का गेन हो गया। फिर आगे चले, फिर से देखिए हम जिधर जा रहे हैं उधर ही करंट है। रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस लिखते समय करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। हम जिधर जा रहे हैं उधर ही करंट है, तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा। ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। यहां से यहां जाने पे पोटेंशियल I2 R2 कम हो गया। और आगे चले, इस बार बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं हम, पोटेंशियल कम हो गया। बैटरी को क्रॉस करते समय करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां देखो, यहां कुछ गड़बड़ है, मैं जिधर जा रहा हूं उसके ऑपोजिट करंट आ रहा है। भाई मैं किधर जा रहा हूं मेरी मर्जी। करंट तो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है रेजिस्टेंस में। इस रेजिस्टेंस में करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है। ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है। जब मैं यहां से यहां जाऊंगा तो लो से हाई पे गया तो I3 R3 पोटेंशियल बढ़ गया, घटा नहीं, बढ़ गया। ऐसे रटना, तुम जिधर जा रहे हो अगर उधर ही करंट है तो I इंटू R ड्रॉप होगा। तुम जिधर जा रहे हो, तुम इधर जा रहे हो, ऐसे करंट उल्टा है रेजिस्टेंस में, तुम्हारे अगेंस्ट है, तो फिर यहां से यहां जाने पे I3 R3 पोटेंशियल गेन होगा। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की एंड की तरफ होता है। ये कम पोटेंशियल पे है, हाई पोटेंशियल पे है। मैं जिधर ट्रैवल कर रहा हूं उसके अगर ऑपोजिट करंट आ रहा है तो यहां से यहां जाने पे रेजिस्टेंस में गेन होगा, प्लस I3 R3। अब मैं कहां पहुंच गया, ए पे पहुंच गया। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू VA। क्विकली देखेंगे, VA प्लस E1 माइनस I1 R1 प्लस E2 निगेटिव से पॉजिटिव। मैं जिधर जा रहा हूं उधर ही करंट है, ड्रॉप, माइनस I2 R2, प्लस से माइनस ड्रॉप, माइनस E3। मैं जिधर जा रहा हूं उसके अगेंस्ट करंट है, तो रेजिस्टेंस में गेन I3 R3। मैं पहुंच गया ए पे, VA कैंसिल हो गया एंड अल्टीमेटली मुझे ये इक्वेशन मिल गया। ऐसा, ये इक्वेशन किरचॉफ्स लॉ है। किसी भी इलेक्ट्रिक लूप में सभी पोटेंशियल गेन्स का सम, अलजेब्राइक सम मतलब पोटेंशियल गेन को हम पॉजिटिव लिखेंगे, ड्रॉप को नेगेटिव लिखेंगे। कोई उल्टा भी ले सकता है, ड्रॉप को पॉजिटिव, गेन को नेगेटिव, एक ही बात है। हम यहां से चले, हम VA पोटेंशियल है ऐसा नहीं एज्यूम करेंगे, हम डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख देंगे। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या बोल रहा है, इस इलेक्ट्रिक लूप में यहां से आ गए, पोटेंशियल बढ़ाना, गेन है E1, यहां से आ गया पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, ड्रॉप है I1 R1 इसलिए माइनस साइन, यहां से आ गए गेन है E2, I2 R2 ड्रॉप है E3, गेन है I3 R3। पूरे लूप में हर एलिमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल गेन है उसका सम 0 होता है। बेसिकली कहीं पे पोटेंशियल गेन होगा, कहीं पे ड्रॉप भी होगा, तो ड्रॉप को हमने निगेटिव लिखा है विथ अलजेब्राइक साइन। सभी पोटेंशियल गेन का सम 0 होता है। दिस इज किरचॉफ्स सेकंड लॉ। हम चाहे तो हमेशा ऐसे ही सोच के लिख सकते हैं। सो as I told you in the chapter of capacitor also, this Kirchhoff's law is very powerful law. These two laws are very powerful law and they can be used to solve practically all kinds of electric circuits and circuit related problems. So Kirchhoff's law are very powerful laws and we will learn about their applications
in solving questions related to resistors in our next class. So students, thank you very much.